हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के एन पी एनालिसिस में। जब भी हम GS3 इकोनॉमिक की बात करते हैं तो मृणाल सर के नोट्स हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। इसके अलावा मैं मृणाल सर के नोट्स के अलावा की बात करूं तो हमारे दिमाग में 3-4 चीज़ें या 2-3 बुकें और आती हैं, जिसमें एक श्रीराम IAS बुक आती है, एक तो आपकी श्रीराम IAS वाली बुक आती है जो इकोनॉमी की बुक आती है। इसके अलावा अपने दिमाग में एक रमेश सिंह जो वाली बुक है वो बुक आती है, रमेश सिंह या रमेश चंद वाली जो बुक है, रमेश सिंह वाली बुक अपने दिमाग में आती है। लेकिन आज हम रिव्यू करने वाले हैं मृणाल सर के नोट्स का, और मैं रिव्यू नहीं करने वाला, स्पेशली रिव्यू क्या ही करना है इनके नोट्स का, मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि कुछ जो न्यू कमर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं तैयारी करने में, उनको सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि भाई इनके नोट्स हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, इनके नोट्स दिखते कैसे हैं, या इनके नोट्स बार बार नए खरीदने की आवश्यकता है हर साल। तो ये सारी चीज़ें कुछ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप भी अभी GS3 या अपने इकोनॉमी की प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर आप वीडियो में अभी इतनी देर तक रुके हुए हैं तो आपने मेरा एक व्यू बढ़ा दिया। मैं हमेशा इस हर एक वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ, हो सकता है आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके चले जाएं, ठीक है। लेकिन बात ये होने वाली, ये तो हुआ मेरा फायदा। आपका क्या फायदा होने वाला है इस वीडियो से? तो आपका फायदा ये होने वाला है कि आप अगर किसी भी तरह के इकोनॉमी के मृणाल सर के हैंडआउट्स में डाउट रखते हैं तो वो डाउट जो है वो रिजॉल्व होने वाला है, और ये सबसे बड़ी अप्रोच होने वाली है। कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाला डाउट है। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं मृणाल सर के इकोनॉमी के नोट्स की। ये देख लीजिए आप, मृणाल्स इकोनॉमी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 एंड प्रीलिम्स 2024। इन्होंने पहले ही प्रीलिम्स 2024 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेकिन आप बोलोगे कि भाई कुछ करंट अफेयर्स हुई होंगी, तो आपको ध्यान हो तो सर ने जो बिन सीरीज अपनी लाते हैं, बिन 23 सीरीज शायद इन्होंने लॉन्च की थी इस बार, है ना। ये अपनी बिन सीरीज लाते हैं, उसमें करंट अफेयर अपडेटेड पढ़ाते हैं। अगर आप इन नोट्स को, इन हैंडआउट्स को पढ़ के जा रहे हैं, प्लस फरवरी में ये शायद बिन सीरीज इनकी शुरू होती है, उस सीरीज को कर लेंगे तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ बचता नहीं है लास्ट में जाते जाते कि इकोनॉमी आपसे अनटच रह जाए या उसकी करंट अफेयर अनटच रह जाए। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि भाई नए बैच के नोट्स की जरूरत है क्या। मान लो अभी जो इनका नया बैच शुरू होने वाला है वो 5 सितंबर से शुरू होने वाला है, तो क्या हमें नए नोट्स के बैच चल जाएंगे? अगर पुराने वाले आपने खरीद रखे हैं, पुराने वाले आपके पास अवेलेबल हैं, तो उनसे ही तैयारी कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप पुराने वाले से ही तैयारी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला। अगर आप पुराने वाले को सही से पढ़ लोगे तो नए वाले जो अपडेटेड नोट्स होते हैं वो बाद में आपको कहीं दिखने को मिल जाएंगे। अब उनकी बिन सीरीज में जो है वो सारा अपडेट हो जाएगा, तो कोई आवश्यकता नहीं है नए नोट्स खरीदने की। लेकिन ज़्यादा भी पुराने ना हो, ऐसा ना हो कि आप 2020 वाले मृणाल सर के नोट्स निकाल के ला दो, भाई मैं तो 2020 वाले पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। मतलब इनके PCB 9 बैच वाले जो नया बैच शुरू होने वाला है, कोई से एक ले लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तीसरी बात कि भाई इनके नोट्स में ऐसा क्या खास है ना, कि पढ़ के मुझे समझ आ जाएगा कि नहीं आएगा। मैं एक काम और करूंगा, एक दिन ना आपको श्रीराम IAS वाले नोट्स भी दिखा दूंगा, ठीक है। वो कैसे होते हैं, बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, या आप कहीं यूट्यूब पे वीडियो पे जाकर देख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं तो रिव्यू मिल ही जाएगा। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस जो मैं बताने वाला हूं, आपको दिखाऊंगा भी ये सारे नोट्स, लेकिन इससे पहले ये हिंदी प्लस इंग्लिश है, यानी कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं या जो बिगिनर होते हैं, जिनको एकदम नई भाषा समझ नहीं आती इकोनॉमी वाली, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसे मान लो अभी नए स्टूडेंट है, उससे पहले उससे आते ही बोल दो भाई मोनेटाइजेशन। अब यार बंदा ना एक बार को चक्कर में पड़ जाएगा, ये मोनेटाइजेशन है क्या। लेकिन अगर उसे मैं देसी भाषा में समझाऊं, उसे देसी भाषा में समझाऊं, तो शायद वो समझ सकता है कि भाई मोनेटाइजेशन क्या है। तो मृणाल सर ने इसी चीज की कोशिश करी हुई है कि उन्होंने ना देसी भाषा जो होती है अपनी, जिसे वो एक मतलब मजाक मजाक में बोलते हैं, बाबू सोना वाली भाषा जो होती है, बाबू सोना वाली भाषा, उस भाषा में उन्होंने समझाया हुआ है, जिससे हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है अपने नोट्स में, तो इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि यूपीएससी ने किस किस चीज पे क्वेश्चंस पूछे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें इन्होंने मेंस का और प्रीलिम्स का दोनों का डिस्कशन किया हुआ है कि 2016 में मनी बैंकिंग से 6 क्वेश्चन, 2022 में 8 क्वेश्चन पूछे गए। फिर उन्होंने बताया कि 2022 में 0 क्वेश्चन पूछे गए और 2021 में 15-15 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। मतलब एक भी नंबर का नहीं पूछा गया। तो यानी कि ये प्रीलिम्स में ज्यादा यूजफुल है, मेंस में कम यूजफुल है। ऐसी ऐसी चीजें अभी इन्होंने बताई हुई है। फिर बजट के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, इस सब चीज के बारे में इन्होंने फिर GDP, इन्फ्लेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जैसे इन्होंने बताया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मेंस 2022 में जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, 21 में 45 नंबर के क्वेश्चन है और 20 में 85 नंबर के क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, समझने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ मिलेगा। इसके आगे चलते हैं, फिर क्या है, फिर भाई हर एक जो बुक होती है आप उसके शुरू में इंडेक्स देखते हैं, तो इनका भी इंडेक्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा।
इंडेक्स की दो खासियत, इंडेक्स की दो खासियत, मान लो आप रिवाइज कर रहे हैं, आपको कोई एक अचानक से टॉपिक चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे आपको चाहिए बार्टर सिस्टम समझना है, तो आपको ना बार्टर सिस्टम इंडेक्स में लिखे दिख जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपने सारे नोट्स पढ़ लिए हैं, अगर आपने सारे नोट्स पढ़ लिए और अब है आपके रिवीजन वाला टाइम, अब है आपके रिवीजन वाला टाइम, तो आपको नोट्स के अंदर नहीं जाना, आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले देखो बार्टर सिस्टम, भाई मुझे पता है कि हाँ भाई पता है इसमें ये होता है, ठीक है। फिर आप देखो भाई मैं मनी के फंक्शन बता सकता हूँ, हाँ भाई बता सकता हूँ। आपको पता है कमोडिटी मनी क्या है, बता सकते हो। मेटालिक मनी क्या है, मेटालिक मनी फुल बॉडीज वर्सेस टोकन कॉइन क्या होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, पेपर मनी, लीगल टेंडर जो यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है, ये सारी चीजें यूपीएससी के विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख के रिवाइज के लिए भी हेल्पफुल हो जाती है, तो ये सारी चीजें अपन देख सकते हैं। अब इसके अलावा कि भाई इनके नोट्स का इतना नाम सुना है, तो इनके नोट्स में है क्या ऐसा, ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन दिमाग में आएगा। तो ये इंडेक्स चल रहा है अभी तक, है ना। अब मैं दिखाता हूं इनके नोट्स में ऐसा क्या है। इनके नोट्स में सबसे पहले हमें सब्जी बेचने वाला दिखता है, जो अपनी गली में दिखता है, ऐसा लगता है कि जैसे इकोनॉमी अपनी गली की सड़क पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कभी बताते हैं, शुरुआत ही एकदम बेसिक से करते हैं, बार्टर सिस्टम, सबको पता होगा बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब जो हिंदी वाले हैं उनको समझ आ जाएगी हिंदी, यार इतनी हिंदी तो तुम भी नहीं बोलते होगे हिंदी वालों जितनी इन्होंने लिख दी, ठीक है। तुम भी मेडिकल स्टोर को मेडिकल स्टोर ही बोलते होगे, औषधालय तो नहीं बोलते होगे ना, हॉस्पिटल को हॉस्पिटल ही बोलते होगे, चिकित्सालय तो नहीं बोलते ना नॉर्मल भाषा में, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदी लिखी है, जो आप पेपर में, जो आपको पेपर में लिखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पहली चीज, ये हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में नोट्स दिख सकते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बांड्स, यानी कि आवश्यकता का दोहरा संयोग नहीं होगा तो व्यापार असंभव होगा। ये इन्होंने चुनौतियां, चैलेंजेस के नाम पे दिखा रखा है। सही दाम पर चीज ढूंढने में लेन देन की लागत बढ़ जाती है, सर्च कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज हाई। तो यानी कि इन्होंने यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों चीजें दिखा रखी हैं, जो आपको पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट, टेबल की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में क्या बताया, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शन, जो आप अपने पेपर में आराम से लिख सकते हो कि इसे पेपर में कैसे अपने को यूज करना है। मनी इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये यार ये ना आप अपने जैसे मेंस का पेपर लिख दो, उसमें ऐसी टेबल बना दो, एक नंबर एक्स्ट्रा ले जाओ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी भी अप्रोच है, ये सारी चीजें अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीजें टेबल, इन्होंने डिफरेंस वगैरह बता दी। देखो अब जैसे मोदी जी का फोटो है, अभी मजा आएगा यार मोदी जी का पढ़ के, गवर्नमेंट से याद रहेगा कि हाँ भाई ये 1000 तक के जो कॉइन्स है वो इशू करती है, ठीक है, पावर ऑफ कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत इशू करती है, तो ये चीज अपने को याद रह सकती है। जैसे मस्ट इन्होंने हाईलाइट कर दिया, अभी याद रहेगा, ठीक है। आरबीआई का ये कंसेप्ट याद रहेगा, आई प्रॉमिस टू पे बियरर, तो ये कहीं ना कहीं याद रहने के लिए। अब देखो ये रंगीन टेबल है ना, मृणाल सर रंगीन है कि नहीं है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये टेबल जरूर रंगीन है, ठीक है। तो अब इस टेबल से अपन याद कर सकते हैं कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं, कैसे समझाना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें इस टेबल में अपन देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो 1 कप चाय है ना, फिर 2 कप चाय, 3 कप चाय, रुपीज मनी, ये सारी चीजें अपन दिखा सकते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने यूज करने की यहाँ पे बात की है। तो ये है मृणाल सर के नोट्स की खासियत। अब इनके नोट्स जो है बात आएगी, ये देख सकते हो आप सारी जगह टेबल वेबल, मतलब मजेदार है, ऐसा नहीं है आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली है। देखो ये हिंदी ना बीच बीच में इन्होंने यूज करी हुई है, आम जनता के छोटे भुगतानों के लिए झटपट तुरंत निपटारा, है ना, झटपट निपटारा, ठीक है, दिन रात अविरल रूप से। तो ये सारी चीजें जो इन्होंने सही एकदम मायने में यूज करी हुई हैं, जिन्हें आप अपन याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये एनपीसीआई यूपीआई भी, ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है, कि भाई ये यूपीआई 1 2 3 पे फीचर क्या था। जैसे जितना मुझे याद आ रहा है 1 2 3 पे फीचर जो है वो ऐसे मोबाइलों के लिए जो स्मार्टफोन नहीं होते, है ना, जो अपने कीपैड वाले मोबाइल होते हैं ना, उनके लिए है। तो ये चीजें आप एक बार पढ़ोगे तो अपन को याद हो जाएंगी। ये है मृणाल सर के नोट्स की खासियत, पढ़ने से याद करो, ठीक है। दूसरा मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, ये नोट्स इन्होंने बहुत सारे पिलर्स में बांटे हुए हैं, ये पढ़ाते भी पिलर्स में, बने, फिर बन बी, इस टाइप के पिलर्स, जैसे 2A फिर 2B, इस टाइप के पिलर्स में बांट देते हैं। तो इसमें खाली इकोनॉमी के अलावा, है ना, आपको लगेगा इकोनॉमी, इसके अलावा जैसे सोशल जस्टिस हो गया, ये सोशल जस्टिस हो गया, ठीक है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, आपकी स्कीम्स हो गई जिनके लिए आप बहुत सारे कंपाइलेशन पढ़ते रहते हो, है ना, बहुत सारी स्कीम्स हो गई। इन सारी चीजों को एक कवर कराते हैं अपने नोट्स में। जैसे मैं आपको एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाले नोट्स, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले नोट्स दिखाता हूँ। इसमें भी इन्होंने क्या करा है, सेम चीज वही है कि भाई बैंक क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका गवर्नर, डेप्टी गवर्नर क्या होगा, ऑफिस डिपार्टमेंट क्या होगा, उसके फंक्शंस क्या होंगे, ये सारी चीजें इन्होंने इंडेक्स में रिवीजन के लिए प्लस आप याद भी कर सकते हो। जैसे
टेबल है। अब इस टेबल को आप देखो कितने ध्यान से समझ सकते हो। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट क्या होती हैं? बैंक होते हैं, नॉन बैंक होते हैं। बैंक कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव। ठीक है, कॉमर्शियल कौन कौन से होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन। अब इसमें भी कॉमर्शियल में डिफरेंशियल बैंक्स होते हैं कुछ। अब ये डिफरेंशियल बैंक कौन कौन से होते हैं अपने को पता है? रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेटीएम बैंक। लेकिन जो पब्लिक बैंक है, सॉरी, ये जो प्राइवेट कौन से बैंक है, पेमेंट बैंक जो है, ये पेमेंट बैंक पेटीएम वगैरह जो है, ये लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। इन्होंने यहाँ पे बता दिया। फिर इन्होंने क्या बताया? अब देखो कितनी आसानी से समझ आ रहा है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। अगर मतलब आप खुद से भी पढ़ोगे ना, जैसे मुझ जैसा कोई एक दोस्त भी तुम्हें पढ़ाने आ गया है ना, तो आप उससे भी आसानी से समझ जाओगे। फिर इन्होंने क्या लिखा है, एक मिनट रुको यार, मैं इसे काट देता हूँ। फिर इन्होंने क्या लिखा है कि जैसे एक्सिम बैंक, नाबार्ड बैंक, एनएचबी है ना, सिडबी बैंक, नावेफिड बैंक, ये सारे संसद ने अलग अलग कानून से बनाए। अब संसद तो समझते हो। अब कुछ ऐसे हैं जो बिना संसद के बने, जैसे कि एलआईसी हो गया, प्राइमरी डीलर्स हो गए, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, माइक्रो फाइनेंस, मुद्रा लिमिटेड। ये सारी चीजें अपन याद कर सकते हैं। बोलो याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ये सारी चीजें आप आराम से याद कर लोगे। जैसे आरबीआई के फंक्शन है, एक टेबल में याद होगा यार। मेंस पेपर लिख लो, पूछ लिया उसने आरबीआई के फंक्शन क्या होते हैं, छाप दो इस टेबल को। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मेंस पर्सपेक्टिव से, स्टेप से भी ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब जैसे शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक अपने को समझ नहीं आते आसानी से। ठीक है, इन्होंने क्या बताया शेड्यूल बैंक में कि एक कंपनी रजिस्टर कर लो, उसमें आप देख लो कैपिटल बिया शेयर्स एंड बॉन्ड जो है वो एक्वायर करो, लाइसेंस ले लो आरबीआई से। अब लाइसेंस के साथ दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो आपके पास 5 लाख पेड अप कैपिटल रिजर्व हो, अगर है तो आप अपने डिपॉजिटर को भी बचा दो, अगर हाँ बचा दो तो आप बन गए शेड्यूल बैंक। अगर मान लो आपके पास 5 लाख पेड अप कैपिटल नहीं है तो आप बन गए नॉन शेड्यूल बैंक। लेकिन अगर है और उसके बाद भी आप अपने डिपॉजिटर्स जो उनको बचा नहीं पा रहे, तो आरबीआई जो अभी तक आपको जो अभी तक ऑब्जर्व करेगा आपके बिहेवियर को, अभी तक आपको नॉन शेड्यूल बैंक। बोलो कितनी आसान टेबल थी, 1 मिनट में याद हो जाएगी यार, है ना। तो ये है मृणाल सर के नोट्स की खासियत, जिसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको बहुत सारे अलग अलग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोसाइटी जैसे ऐसे ऐसे अलग सब्जेक्ट मिल जाएंगे। दूसरी चीज इन्हें आप कहीं भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑर्डर कर लो, ये आपको मिल जाएंगे। दूसरा, एक चीज बहुत कंट्रोवर्सी चलती है मृणाल सर के नोट्स के बारे में, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ नए पेज पे ऐड करके, 1 मिनट रुको जरा। और कंट्रोवर्सी ये है कि इनके ना बहुत सारे नोट्स जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं, ये सबने सुनी होगी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप एक चीज समझो बहुत ध्यान से। आपके साथ मान लो आप अकेले एक बंदे हो, ठीक है, और आपके साथ हैं 100 बंदे उसी लाइन में। वो जो 100 बंदे हैं वो भी उन 100 बंदे में से मान लो 10 बंदे बहुत सीरियस हैं, उन 10 बंदों में सीरियस हो और एक आप सीरियस हो, टोटल 11 सीरियस हो गए। वो भी 1000 नोट्स के पेज को पढ़ रहे हैं और आप भी 1000 नोट्स के पेज को पढ़ रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इन बंदों से compete कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप इनसे compete कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज्ञान जितना होगा ठीक है, एक लिमिटेड ज्ञान होना चाहिए, वो बात सही होती है, लेकिन आपको कुछ तो ज्ञान होना चाहिए, है ना, तो आप compete कर पाओगे। लेकिन मान लो अगर आप एक बंदे वो जिसने पढ़े ही टोटल 200 पेज है इकोनॉमी पे, तो आपका क्या कंसेप्ट डेवलप होगा? तो आप यहाँ इनसे compete कैसे कर पाओगे? compete नहीं कर पाओगे, आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रीलिम्स निकालना ठीक है, अगर आपने सी सेट कर लिया अब तो सी सेट करो, प्रीलिम्स निकालो, है ना। अब तो सी सेट करो और प्रीलिम्स निकालो। लेकिन अगर आपने मान लो सी सेट कर लिया, प्रीलिम्स निकल गया, तो क्या आप मेंस में compete कर पाओगे? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपको तो हरी झंडी जो है वो मेंस में लेनी है ना, हरी झंडी आपको मेंस में लेनी है, फिर आपको हरी झंडी अपने इंटरव्यू में लेनी है। तो ये सारी चीजें आपको कहां से मिलेगी? बहुत ज्यादा पढ़ के मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बार बार पढ़ो, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि मृणाल सर के नोट्स एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर मान लो आपने वन टाइम इनको पढ़ लिया है ना, आपने एक बार ये जो है पढ़ लिए, और उसके बाद फिर आप अपन रिवीजन कहीं से कर लो यार, रिवीजन कहीं से कर लो। मार्केट में इतना सारा मटेरियल है, होगा तो वही। अब यार मोनेटाइजेशन में वो वही लिखेगा ना जो मृणाल सर ने आपने समझाया होगा, कुछ और तो नहीं लिख देगा वो। शेड्यूल बैंक में वही डेफिनेशन लिखेगा ना जो मृणाल सर ने या किसी भी टीचर ने समझाई होगी, मैं तो ये बोलता हूँ, है ना। सारी चीजें आपको सेम मिलेगी। तो क्यों इस बात पे जा रहे हो कि टाइम ज्यादा पेज के हैं, कम पेज के? अभी टाइम भी है अपने पास, अभी टाइम भी है अपने पास। 10-10 पेज पढ़ोगे 150 दिन में तो 1500 पेज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी यार आपकी अपनी अप्रोच है, बाकी आप कंपटीशन में रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते, ये आपका अपना फैसला है। ये थी एक मृणाल सर के डिटेल्ड वीडियो मान लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया कि इनके हैंडआउट्स कैसे होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया इनके हैंडआउट्स में क्या क्या होता है। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए, मैंने आपसे बीच में कभी नहीं बोला कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पहले स्टडी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ भी बकवास चीजें होनी चाहिए। और ये सारी मुझे बकवास लगती है, लेकिन एक यूट्यूबर का धर्म होता है कहना, तो मैं भी कह रहा हूं कर दीजिए यार, अब है ना, इतने लास्ट तक आ गए तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें मृणाल सर के हैंडआउट्स के बारे में नहीं पता, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।